हेलो। तो हम लोग आज बात करते हैं महासागरीय जल का तापमान पे, ठीक है। ऑनलाइन वाले आपका भी स्वागत है। लेकिन यार हमको बीच में क्लास रोकना पड़ जाता है। हम कई बार बता चुके हैं कि पूरी क्लास हम फ्री में नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसीलिए कभी कोई बीच में हमको क्लास रोकना पड़ जाता है। और आगे भी क्लास कभी भी रुक सकती है, ठीक है। क्या कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई। कैसे? नहीं, वो आप लोग बता दीजिए कि आज सर हम गैप करेंगे तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे। भाई आप लोग पैसा दिए हैं, फ्री में हम नहीं दे सकते हैं ना किसी को, ऑनलाइन वाले को। क्योंकि हम वो मास्टर नहीं है कि हमारे पास नॉलेज ना हो, हम सब्सक्राइबर बढ़ाना है ये है नहीं भाई। तो इसीलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं महासागरीय जल का तापमान। समझ गए? तो महासागरीय जल का तापमान, तो महासागर में किस तरह से तापमान आता है? अगर पूछे, सबसे एक ही पॉइंट आपसे पूछ ले कि महासागरीय जल के तापमान का मुख्य स्रोत क्या है या मुख्य सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ द ओशनिक टेम्परेचर। हम्म वो वाल के, चलिए ठीक है। देखिए आप, ठीक है आप, लेकिन जवाब सही नहीं था आपका। सबसे तो प्रमुख होगा सूर्य, ठीक है, सूर्य। तो सूर्य से महासागरीय तापमान आता है, ठीक है। अब जो आप वोल्केनो बोले, तो वोल्केनो को आप देख लीजिए कि पृथ्वी के अंदर से वोल्केनो आता है, लेकिन समुद्र की सतह पर जल बहुत ठंडा होता है ना। तो वो भी एक रीजन हो जाएगा, ये हम गलत नहीं मान रहे उसको, वो भी हो जाएगा। लेकिन उसका रीजन क्या है ना कि सामान्य लाइफ में भी क्या होता है कि जब जल ठंडा होता है तो नीचे बैठता है, गर्म होता है तो ऊपर उठता है, ठीक है। तो वोल्केनो से अगर समुद्र की सतह पर पानी कुछ गर्म हो भी गया तो वो फिर ऊपर आ जाता है। लेकिन मुख्य स्रोत जो है सूर्य से इसका है वो सौर ऊर्जा, सूर्य। अगर पढ़ते तो आप लोगों को पता चल जाता। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि महासागरों के तापमान का स्थानिक ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल की भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापमान व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। ये बात जानते हैं कि जिस तरीका से स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है तो स्थल बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन समुद्र या पानी जो है वो पानी लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है, ठीक है। तो ये समझ गया। तो हम बताएं क्या कि समुद्र में दो तरह का तापमान होता है, दो तरीका से। एक तो हमारा ऊर्ध्वाधर तापमान होता है और एक क्षैतिज तापमान। यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि तापमान का स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के कारण, तो इसका मतलब क्या होता है? बताइए भाई क्या होता है। चलिए कोई बात ना, आगे समझ में आ जाएगा। पढ़ना चाहिए था, किताब नहीं पढ़ी इसका मतलब। एक होता है कि अगर हम समुद्र के नीचे गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर घटते जाता है। अरे सतह पे टेम्परेचर जितना होगा गहराई में उतना नहीं होगा ना, ठंडा हो जाएगा। और 0 डिग्री अक्षांश पे जितना टेम्परेचर होगा वो 90 डिग्री पे नहीं होगा ना। यही था ऊर्ध्वाधर और हमारा क्षैतिज वितरण। चलिए अब हम लोग ने पढ़ा था कि तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जब हम लोग टॉपिक पीछा पढ़ रहे थे पीछे, तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हम बताए थे। टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? फैक्टर्स। हाँ, इंग्लिश में फैक्टर्स हो, उसमें भी 4-5 पॉइंट लिखा हुआ। सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को उस दिन कि अक्षांश, उसके बाद समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, पवन, ये सब पॉइंट बताए थे ना कि जो टेम्परेचर को प्रभावित करता है। तो उसी तरीके यहाँ पे पहला पॉइंट है महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हो जाएगा अक्षांश, कि 0 डिग्री पर कुछ और होगा, 5 पे कुछ होगा, 15 पे कुछ और होगा, 50 पे कुछ और टेम्परेचर होगा। तो समझने का इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में। वही लिखा ना कि ध्रुवों को और प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विश्वत रूप से ध्रुवों को और घटता चला जाता है। फिर दूसरा हमारा कहा स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो स्थल एवं जल का असमान वितरण ये कैसे टेम्परेचर को प्रभावित करेगा?
जैसे हमारा है उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड पार्ट बहुत कम है। तो यही जो लिखा है कि स्थल एवं जल का आसमान वितरण, तो ये कैसे प्रभावित करेगा? नहीं ठीक है, देखिए इधर हमारा क्या, इधर लैंड है ना और इधर सी है, तो लैंड समीर और सी समीर चलते रहता है ना। अगर लैंड अधिक गर्म होगा तो इसका रे समुद्र में आते रहता है, इसीलिए पानी जल्दी गर्म हो जाता है इधर। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा स्थल से बहुत बड़े भाग जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चले। अगला तीसरा पॉइंट हमारा लिखा है सनातन पवने। तो सनातन पवने क्या होता है? अभी तो हम लोग सनातन धर्म सुने थे, काफ़ी चर्चा में चल रहा है सनातन धर्म। तो सनातन पवने क्या होता है? हाँ, ये धरती से देख यहाँ क्या लिखा है, स्थल से महासागर की तरफ बहने वाली पवनें महासागर के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है। ये हम बताए थे जब व्यापारिक पवन हम पढ़ा रहे थे, बताए थे ना कि हवा के सहारे क्या होता है, वो अपने साथ जल को लेके चलता है। तो वही कह रहा है कि सनातनी पवन वही होता है जो व्यापारिक पवन पछवा पवन है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली व्यापारिक पवन धकेल देते, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। अब यहाँ से सपोज कीजिए गर्म जल हट जाएगा तो नीचे का ठंडा जल तो ऊपर आएगा ना, सीधी सी बात है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। अब एक जगह क्या हुआ, एक जगह से तो वो गर्म पानी को लेके चले गए, तो कहीं पे जाके जमा तो कर देगा, हवा अपने साथ लेके तो नहीं जाएगा, कहीं पे जाके किसी तट के निकट जमा कर देगा, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जहाँ से ले गया वहाँ पे टेम्परेचर घट जाएगा। तो वही कह रहा है कि सनातन पवनें जो हमारा चलता है, पछुआ पवन हो व्यापारिक पवन हो, ये सब क्या करता है कि गर्म जल को अपने साथ लेके चले जाता है और किसी एक जगह छोड़ देता है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं का भी यही काम है, इसको मुझे नहीं लगता समझाना पड़ेगा। अब धाराएं जो हमारा चलती है, जैसे आप अगुलहास की धारा ले लीजिए, ब्राज़ील की करंट ले लीजिए, कैनारी धारा ले लीजिए या हम्बोल्ट की धारा ले लीजिए, तो सिंपल है कि गर्म धारा होता है। यहाँ पे दो तरह का जल धारा चलता है, एक होता है गर्म जल धारा और एक होता है ठंडी जल धारा, जिसको हम लोग कहते हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो गर्म जल धारा किसे कहते हैं और ठंडी जल धारा किसे कहते हैं, उसमें कैसे हम अंतर डिफाइन करते हैं? बताइए भाई। नहीं, वो तो आप उसका फीचर बता रहे हैं, हम बोले कहते किसे हैं। हम्म, ये कहाँ से उत्पन्न होगा? सपोज कीजिए कि अगर कोई हमारा ये 0 डिग्री है और यहाँ पर हम मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, हम नहीं बनाते हैं गोला, और यहाँ हम मान लेते हैं 90 डिग्री साउथ, ये ठीक है। अगर कोई यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है 0 डिग्री के आसपास, ठीक है, और कोई यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और कोई यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है और कोई यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन सा इसमें गर्म जलधारा होगा और कौन सा इसमें ठंडी जलधारा होगा? साउथ वाला क्या होगा? हाँ हाँ, तो इसका एक ही यही डिफिनेशन होता है, सही बताए कि टुवर्ड्स इक्वेटर एंड टुवर्ड्स पोल। ठीक है, वो प्रोड्यूस कहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी प्रोड्यूस क्यों ना हो। ठीक है, अगर ये है कि जैसे ये हमारा इक्वेटर, हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये धारा कहीं अगर यहाँ पोल की तरफ अगर ये धारा जा रहा है 90 डिग्री की तरफ, तो ये हो गया हमारा गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा। और अगर यहीं पे ये हमारा मान लीजिए कि 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री को पास से उत्पन्न होता है, लेकिन अगर ये इधर आती है तो ये हो गया हमारा ठंडी जलधारा। ठीक है, इक्वेटर की तरफ अगर आती हो, चाहे वो कहीं भी प्रोड्यूस हुआ हो, तो वो हो गया हमारा ठंडी जलधारा। और इक्वेटर से अगर दूर जाता हो, इक्वेटर की तरफ से अगर दूर जाता हो या टुवार्ड्स पोल जाता हो, पोल की तरफ जाता हो, तो वो हो गया हमारा गर्म जलधारा, वार्म करंट। तो यहाँ देखिए यही जो लिखा हमारा महासागरीय जलधाराएं या महासागरीय धाराएं। तो अब समझ गए, जिधर से धारा जाएगी
वो गर्म टेम्परेचर को लेकर उधर चले जाएगा, और इक्वेटर उधर से अगर आएगा 90 डिग्री की तरफ से आएगा इक्वेटर तरफ, तो फिर ठंडी जलधारा को लेकर, इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर असमान हो जाएगा। तो ये समझ गए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्म महासागरीय धाराएं क्षेत्र ठंडे क्षेत्रों से तापमान को बढ़ा देती है। जब गर्म महासागरीय धारा जाएगा ठंडे क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, और जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है एक, हाँ, तो ऐसे ही आंसर हम लिखते हैं ना, जब आंसर में एग्जाम्पल कैसे पुट करते हैं, ऐसे ही हम एग्जाम्पल पुट करते हैं कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है। ये अगर हम गल्फ स्ट्रीम, अगर आप लोग को ध्यान हो, तो ये अगर हम अमेरिका मान ले, ठीक है, तो ये यहाँ से चलता है ये, और ये अगर हम इसको यूरोप मान ले तो अटलांटिक महासागर से ये इधर चले आता है नॉर्वे के तट पे। तो ये हमारा अमेरिका जो हमारा यहाँ पे है, जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, 20-25 के आसपास निकलता है। तो ये 20-25 से जाते जाते ये चले जाता है कितना, 70 डिग्री के आसपास, साउथ नॉर्थ, सॉरी 70 नॉर्थ। तो क्या होगा, टेम्परेचर को यहाँ बढ़ा देता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान को बढ़ाते हैं, जबकि लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के नज़दीक तापमान को कम कर देती है। तो लेब्राडोर धारा यहाँ से आता है, कनाडा के बगल से आता है। अब कहता है कि ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये ध्यान आप रख लीजिएगा, वर्ड पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होती है। तो निम्न अक्षांश का मतलब क्या होगा, 0, 10, 15, 20। तो उसका लिखा है ना कि उसका टेम्परेचर समुद्र के तो खुले टेम्परेचर से अधिक होगा, क्योंकि वो तो एक तो कम्पैक्ट होता है, चारों साइड से घिरा होता है, जैसे लैंड से घिरा होता है, तो इस वजह से उसका टेम्परेचर अधिक होता है। जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित प्रविष्ट समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे हमारा देखिए श्वेत सागर है, श्वेत सागर यू नो, श्वेत सागर, श्वेत सागर कहाँ पे है जी, बताइए। और एक है हमारा लाल सागर, रेड सी। श्वेत सागर रसिया के ऊपर पड़ता है, रसिया के बगल में जो हमारा फिनलैंड कंट्री है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और लाल सागर हमारा कहाँ पड़ता है, इसके बगल अगल का देश कौन सा है भाई, हाँ ठीक है, एक तरफ हमारा इधर खाड़ी देश में पड़ता है, जो भूमध्य सागर से हमारा अरब सागर को जोड़ता है, ठीक है। वहाँ पे सोमालिया हमारा, इधर सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, वहीं तभी हूती विद्रोह मार रहा है ना सबको, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये भी लैंड से घिरा हुआ है, और श्वेत सागर भी हमारा लैंड से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ के लैंड का टेम्परेचर अधिक है, चूँकि सूर्यातप यहाँ अधिक प्राप्त होता है, जबकि यहाँ के लैंड का टेम्परेचर कम है। तो जब यहाँ के लैंड का टेम्परेचर कम है तो श्वेत सागर का इसका टेम्परेचर तो कम होगा ना, क्योंकि लैंड से ठंडी रेज यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे गर्म जाएगा। तो वही लिखा है कि देखिए कि अपेक्षाकृत अधिक होता है, कि परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित समुद्र के तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा कम होता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, समझ गए पूरी तरीके से इसको। चलिए आगे हम चलते हैं, कोई दिक्कत। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि तापमान का ऊर्ध्वाधर, हाँ ठीक है, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण, और यहाँ पे क्या लिखा है, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कॉज। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा उस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं कि पूछ लिया है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण, पता चला कि वो सब हम चेप दिए है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा आता है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेकर, ये यहाँ पे क्या लिखा है, तापमान प्रवणता। प्रवणता का मतलब क्या होता है, घटना, इसे हम लोग बोलते हैं दाब प्रवणता, तो डिफरेंस, तो ताप प्रवणता। अब ये देखिए ये हमारा है 0 डिग्री, ठीक है। इसको हम अगर मान लें इसे 0 डिग्री, तो ऊपर जाएंगे क्या, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16 डिग्री, 24 डिग्री, ये हमारा क्षैतिज हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर,
ये हमारा किस में है, मीटर में। तो 500 मीटर पे कितना टेम्परेचर है, 1000 मीटर पे कितना है, 1500 पे कितना है, 2000 पे कितना है, 2500 पे कितना टेम्परेचर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल, ठीक है। और ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल। अब यहाँ देखिए जो हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, नीचे आया तो घटते गया, ठीक है। तो ये फार्मूला फिगर आप बना दीजिएगा जब आप आंसर लिखेंगे तो कि कैसे। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर है, 8 डिग्री है। तो जब हम ये हमारा जो है ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये अक्षांश हम वहाँ पे बताए थे अलग से। यहाँ पे जब आप गए समुद्र सतह पे, ये जो यहाँ पे सटा हुआ ब्लैक, इस ब्लैक लाइन में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा समुद्री जल का सतह है, ये सतह है। सतह पे टेम्परेचर अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम 22, दोनों के बीच में 22 है, तो जैसे ही हम यहाँ पे अगर हमारा 500 मीटर है तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, 50 मीटर मान लीजिए। तो यहाँ पे 22 है, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए तो ये क्या है हमारा, अगर हम माने तो थोड़ा सा यहाँ पे हम 22 से थोड़ा सा कम मान सकते हैं, किस मान लीजिए, क्योंकि 20 तो यहाँ आएगा ना, उससे अधिक ही है। तो हम लोग जब वहाँ पढ़े थे इससे पीछे, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 100 मीटर 200 मीटर तक सूरज की रोशनी पहुँच जाती है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो ये कह रहा है कि जब हम यहाँ पर अगर हम मान ले कितना 200 मीटर हम मान लेते हैं, ये हमारा 200 मीटर हो गया जो ब्लैक वाला, चूँकि यहाँ तक 500 है तो राउंड में हम 200 ले लेते हैं। तो आप देखिए इस लाइन तक जो है टेम्परेचर में ज़्यादा नहीं हल्का डिफरेंस आता है। तो ये कह रहा है कि 200 मीटर तक अगर आप नीचे जाते हैं समुद्र में तो टेम्परेचर में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है। अगर सतह पे आपको 22 मिलेगा तो 200 मीटर नीचे हो सकता है आपको 21 मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ बहुत अंतर नहीं आता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 200 से जैसे नीचे आता है, और यहाँ हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा, ये हमारा 500 मीटर है, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, अगर यहाँ पे हम लेते ये तो लगभग 12 हो गया, 12। तो अगर 500 मीटर तक भी आप नीचे जाएंगे तो फिर भी आपको 12 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद देखिए 1000 मीटर से नीचे आया तो क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर गिरने लगा, ठीक है। तो ये कह रहा है आपसे कि ये साइज है टेम्परेचर गिरने का, कि आप सोचेंगे अगर हम समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो अचानक से टेम्परेचर, आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 1500, ये हमारा 1500 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, और अगर हम टेम्परेचर का लाइन खींचे यहाँ से तो लगभग कितना आ जाएगा, 4 डिग्री मान लेते हैं। तो 1500 पे क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। लेकिन अगर ये देखिए तो ये कितना आता है, लगभग यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ये 2 के आसपास आ जाएगा, 2 डिग्री टेम्परेचर। तो देखिए तो टेम्परेचर परिवर्तन किस लाइन में सबसे अधिक हो रहा है, ये 500 से लेके 1000। यहाँ देखिए यहाँ कितना था, 22 माने थे हम लोग 22, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं लगभग 6 मान लीजिए, 6। तो ये देखिए कि ये हमारा माने थे हम 200 मीटर, तो 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक में मतलब क्या होगा, 800 मीटर। 800 मीटर की गहराई में टेम्परेचर 22 से पहुंच जाता है 6, मतलब कितना का, लगभग 16 डिग्री टेम्परेचर माइनस होता है। लेकिन उसके बाद देखिए आप 1000 से नीचे चले जाइए तो 1000 पर अगर 6 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 4 ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में बहुत अधिक बदलाव नहीं आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री का ही बदलाव आएगा। लेकिन अधिकांश बदलाव जो टेम्परेचर में आएगा, अधिकांश बदलाव वो आएगा इस दोनों के बीच में, ये तो ये, हाँ ठीक है। तो ये गहराई है, अक्षांश नहीं, ये गहराई वाला है कि अगर हम 200-300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर में बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। लेकिन उससे अगर हम 200 मीटर से ऊपर आते हैं तो टेम्परेचर लगभग हमें समान मिलता है, और उससे नीचे अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर में बहुत कम अंतर आता है, बहुत अधिक अंतर नहीं आता है। ये फिगर यही बता रहा है। और इसी को हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा दिया है 0 डिग्री, तो हम 4500 मीटर तक गए, यहाँ जो लाइन लिया हुआ 4500 मीटर तक। तो 4500 मीटर पे आगे हमारा टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन समुद्र हमारा इससे भी अधिक गहरा है, तो कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं समुद्र का सतह जमा हुआ है, कहीं कहीं समुद्र का सतह नहीं जमा हुआ है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे
तो टेम्परेचर में परिवर्तन बहुत कम होता है, बहुत अधिक नहीं होता है। टेम्परेचर में, समुद्र के टेम्परेचर में सर्वाधिक परिवर्तन जो है वो 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक होता है, समझ गए। बाकी फिर नीचे हमारा बहुत कम चेंज होता है और ऊपर भी हमारा बहुत कम चेंज होता है, ना के बराबर। तो इस फिगर को समझ के पूरी तरीके से, तो आप मेंस में अगर आंसर लिखेंगे तो इस फिगर को आप बना देंगे। अब यहाँ पे हम वही पढ़ने का प्रयास करते हैं, अब समय नहीं लगा इसमें ज़्यादा। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पाठचित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है, समझ गए। महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर तक नीचे चली जाती है। बता दिए यहाँ पे हम। अगला है कि वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहलाता है। तो तापमान में तीव्र गिरावट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है ना कि यहाँ पे 22 था और यहाँ पे 6 आ गया। हाँ, तो यही हो गया हमारा थर्मोक्लाइन वाला एरिया, जिसे ताप प्रवणता हम लोग बात करते क्या, दाब प्रवणता, तो वही ताप प्रवणता। तो ये हो गया हमारा थर्मोक्लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में ताप प्रवणता क्षेत्र, ठीक है। तो ये पीटी में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, किस क्षेत्र को कहते हैं, गहरे समुद्र, उथले समुद्र, तो ये आप ध्यान रखेंगे, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। अब ताप प्रवणता तो हमारा 1000 मीटर तक ही था ना, 1000 मीटर तक था, लेकिन पानी तो उसके नीचे बहुत है ना, इसलिए लिखा है कि 90% गहरे महासागर में ही पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तभी हम लोग वहाँ देखें 2 सेंटीग्रेड तक, 45, अगर और नीचे जाएंगे तो और टेम्परेचर कम हो जाएगा। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में, तो मध्य एवं निम्न अक्षांश का मतलब अब क्या हुआ, ये अगर हम 0 मान लें तो मध्य हमारा 40 हम मान लेते हैं, ठीक है, और निम्न हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यही हो जाएगा। सॉरी, निम्न अक्षांश नीचे होता है, आप लोग भी हाँ में हाँ मिला दिए भाई, ये उच्च अक्षांश होता है, ठीक है। तो निम्न अक्षांश हमारा हो जाएगा 10, 20, 30, ठीक है। तो मध्य एवं निम्न अक्षांशों महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। ऊपर भी देख चुके हैं, 3 परत हो गया हमारा, पहला 200 मीटर तक, फिर 1000 और उसके नीचे पूरा का पूरा। पहला परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत। लगभग 500 मीटर की मोटी होती है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बीच होता था। हम लोगों ने वहाँ 22-23 लिया था, यहाँ पे लिखा है ना कि 500 मीटर तक जो है 20 से 25 के आसपास होता था। हम लोगों ने वहाँ 22 लिया था, 21, 22, 23 लिए थे ना, तो इसको समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अरे आंटी आप तो ऐसे बोले, हम भी डर गए। अभी क्लास चल, अभी मत आइए। चलिए ठीक है, अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, सही बात है। उष्ण कटिबंध जो हमारा क्षेत्र होगा, जब हम लोग निम्न अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सूर्यातप हमेशा प्राप्त होते रहता है, तो टेम्परेचर वहाँ क्या होगा, हमेशा इस एरिया में उच्च बना रहेगा, तो वो उपस्थित होती है। जबकि मध्य अक्षांश में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। तो मध्य अक्षांश में क्यों, क्योंकि मध्य अक्षांश में ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखेंगे तो सूर्य हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा की तरफ मूव करता है, तभी उधर टेम्परेचर सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, दूसरी परत जिसे हम थर्मोक्लाइन, तो थर्मोक्लाइन परत बता चुके हैं, ये हमारा है थर्मोक्लाइन परत। तो थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होता है, इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, समझ चुके हैं। यहां थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से लेकर 1000 मीटर तक होती है, ठीक है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है, यह हमारा बहुत अधिक ठंडी, ठीक है, ठंडी तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। समझ चुके हैं इसको, ठीक है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है। अगर हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर उधर कम होगा।
तो जीरो के निकट होता है, और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ देख चुके हैं कि गहराई के साथ टेम्परेचर हमारा घट जाता है। जब सतह का भी 0 डिग्री है तो नीचे भी 0 डिग्री है, तो बहुत कम परिवर्तन होगा ना के बराबर परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा है कि कब बहुत कम परिवर्तन। तो यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से लेके तली तक विस्तृत होता है। तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, या ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो क्या होगा, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा हमारा सेम टेम्परेचर पाया जाएगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब अगर आप ऊर्ध्वाधर तापमान का वितरण लिखेंगे तो ये हमारा मुश्किल से 30, 35, 40 डिग्री इक्वेटर 40 डिग्री अक्षांश तक ही होता है, चाहे नॉर्थ में ले या साउथ में ले। और जीरो पर तो 0 से 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री तक तो हमेशा रहता है। लेकिन जब आप कभी आपको पूछ ले कि उच्च अक्षांश के सागर तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण बताएं, तो फिर वहाँ ये तीनों आप नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि वहाँ 0 से लेकर नीचे तक टेम्परेचर सेम ही रहता है। वहाँ कोई थर्मोक्लाइन सतह नहीं होता है या गर्म सतह नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ होता है इक्वेटर के आसपास 10-15 डिग्री अक्षांश तक। समझ गए। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए तो उष्ण कहते चक्रवात आता है, वहाँ भी हम लोग पढ़ चुके थे। और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान में घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। हम लोगों ने देखा था अगर हम ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो टेम्परेचर कैसे घटता है। अगर ऊपर हम जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है ना क्षोभ मंडल में, तो कैसे घटता है भूल जाते हैं सब भाई आप लोग। 1000 मीटर पर हम बताए थे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। ठीक है, और यही हो गया हमारा अक्षांश का। अगर अक्षांश में हम बढ़ते हैं तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर घटता है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश पर लगभग 14 डिग्री तथा ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री हो जाता है। ये कैलकुलेशन किया करके निकाला है यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों, समझ गए, क्योंकि इधर लैंड एरिया अधिक है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। ये लाइन को थोड़ा आप लोग बताएंगे कि उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। तो कहाँ दर्ज किया जाता है? हाँ, मतलब 23 डिग्री के आसपास, क्योंकि वहाँ हवा उतरती है, बादल साफ होता है, सूर्यातप सीधा प्राप्त होता है। समझ गए। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री से 16 डिग्री के आसपास घूमते रहता है। ठीक है, यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के असमान, पीटी में सब क्वेश्चन पूछ लेता है। समझ चुके। 1394 महासागरीय सतह के तापमान का स्थानिक प्रारूप को दर्शाया गया है। ठीक है, यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, नीचे तो कम ही होगा ना, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया के द्वारा पारित होता है। तो हम पढ़ाए थे चालन, संवहन और अभिवहन, 3 चीज़ पढ़ाए थे। चालन का मतलब क्या होगा, 2 गर्म चीज़ को अगर एक ठंडा एक गर्म है सटा दीजिए तो पीछे वाला भी गर्म है, दूसरा भी गर्म हो जाता है, तो वो हमारा चालन हो गया। चालन, संवहन, तो संवहन क्या होता है हमारा, जो हमारा ऊर्ध्वाधर गर्म करता है, और अभिवहन होता है जो हमारा क्षैतिज गर्म करता है। पीछे पढ़ा चुके हैं तीनों चीज। संवहन प्रक्रिया परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती, क्योंकि हम दिखा चुके हैं सभी जगह समान नहीं होगा। थर्मोक्लाइन में कुछ और होगा, उसके नीचे कुछ और होगा। 200 मीटर गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता था, उसके बाद तापमान की दर घटने कम हो जाती है। तो ये सब समझ चुके हैं पूरी। चलिए ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है कि 13.4 में दिखाया गया है कि गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में असमान जल और स्थलीकरण। ये फिगर हमें नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत होगा, कई बार ये फिगर समझा चुके हैं। टेम्परेचर जब वहाँ था, दाब प्रवण था, ताप प्रवण था, समझ गए। आगे हम ये है कि महासागरों की सतह के तापमान से स्थानिक प्रतिरूप। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड अधिक है तो इधर का टेम्परेचर अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कम है तो उधर का समुद्र का टेम्परेचर थोड़ा कम है। चलिए अब लिखा है महासागरीय जल की लवणता।
तो लवणता पे अब हम बात कर लेते हैं। टेम्परेचर समझ गए? टेम्परेचर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लिख लेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले नमस्कार, आपका हमारा सफ़र यहीं तक था। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।